हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज का टॉपिक में हम आपको बताने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है और इसमें जो टॉपिक है सब टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्लीज़ आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स पे इस पे जो है वो क्वेश्चन से आता ही है। सीबीएसई हर साल पूछती है, चाहे इस बेस्ड न्यूमेरिकल्स आए या फिर इस पे बेस्ड डेरिवेशंस आए या इस पे बेस्ड कुछ और अप्लाइड क्वेश्चंस आए, बट आता जरूर है। और इस टॉपिक में आपको एटलीस्ट 2 और 3 टाइप्स के जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं। तो कंप्लीट टॉपिक भी पूछा जा सकता है आपको और इसका कुछ पार्ट भी पूछा जा सकता है। तो ओम्स लॉ तो आपने सबने पढ़ा होगा। ओम्स लॉ बच्चों को पता है ना, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस फर्स्ट कंडीशन शुड बी कंपल्सरी दैट एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस potential difference across the circuit is directly proportional to the current flowing through the circuit. Potential across the circuit is directly proportional to the current flowing in the circuit if physical conditions are constant. And physical conditions क्या होनी चाहिए, like a temperature है, pressure है, etc. ये सब क्या होती है, physical conditions होती हैं। अब हमको बच्चों प्रूव करना है कि हाउ वी कैन प्रूव दैट ओम्स लॉ वी प्रोपोर्शनल टू आई है या नहीं है। रेजिस्टेंस के फैक्टर्स हमने पहले के वीडियोस में आपको ओम्स लॉ पढ़ाया है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पढ़ाई है, उनके फैक्टर्स बताए हैं। अब ये लॉजिकली प्रूफ होता है कि जो फैक्टर्स हमने बताए थे आपको वो वही फैक्टर्स हैं कि नहीं है, उतने ही फैक्टर्स पे क्यों डिपेंड करता है ये। तो इसको 2 तरह से पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी और डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया। तो करंट आपको पता है, द फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज ए इलेक्ट्रिक करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं पता है तो थोड़ा सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझा देते हैं पहले आपको। ड्रिफ्ट मीन्स होता है जब हम किसी में फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के जो इन्फ्लुएंस से, उस फोर्स के रीजन से जब कोई चीज़ मूव करती है तो वो ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम जब कंडक्टर्स में करंट फ्लो कराते हैं तो करंट के लिए हम क्या देते हैं बेटा, एक सोर्स देते हैं। पहले इसको बैटरी से जोड़ेंगे या फिर हम सेल से जोड़ेंगे। तो जब भी हम सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सोर्स उस पर लगा रहे हो तो क्या होगा, जब हम सोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, एक वो फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। और क्यों लगाएगा, क्योंकि उसमें चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, फिजिकल टू Q इंटू E होता है, E कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब हमने बैटरी जोड़ी है तो बैटरी की डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बैटरी की डायरेक्शन में होता है, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो बच्चों देखिए हमने ये फिगर बनाया हुआ है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L हमने कंडक्टर की लेंथ ले ली है। इसको हम जब इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ते हैं, किसी बैटरी से जोड़ रहे हैं तो इसमें करंट कहाँ से फ्लो करेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करेगी। इस करंट को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, क्योंकि यही करंट की हम डायरेक्शंस पढ़ते आते हैं। तो जो करंट होती है वो किधर से किधर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो ये कन्वेंशनल करंट हो गई विच फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जब हमारे पास हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गई। क्योंकि ये भी हम पहले के वीडियोस में सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं। जब हमने उनको इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ा, जब हमने बैटरी से जोड़ा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, एक फोर्स लगता है फिजिकल टू Q। वो फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। कहाँ मूव करेंगे, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे होते हैं कंडक्टर्स में, हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू नोट नहीं कर सकते कि उनकी स्पीड क्या हुई है। तो हम क्या करते हैं, उनको एक एवरेज स्पीड ले लेते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ एवरेज वेलोसिटी gained by the electron in the presence of electric field which is opposite to the direction of electric field. Average velocity gained by an free electrons gained by an electrons opposite to the electric field when electric field is applied, when battery is applied is known as a drift velocity. वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, B सिंबल होता है। लेकिन यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसलिए हम उसको BD से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल BD से। अब ध्यान रखिएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो सिंबल है दैट इज DD।
डी जो है वो यहाँ पे सफिक्स होगा उसका, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आगे हम लोग इसको यूज करेंगे। तो अभी तो हमने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन बताई बच्चों कि क्या होगा, द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इज नोन एज ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एक चीज और ध्यान रखनी होगी फिजिक्स में आपको, जब भी आप कुछ डेरिवेशंस कर रहे होंगे, कोई भी डेरिवेशन आप करेंगे, चाहे वो ओम्स लॉ का डेरिवेशन हो या वो करंट का डेरिवेशन हो, पहले हम उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ थ्योरी जरूर लिखेंगे। बिना थ्योरी और बिना फिगर के हम डेरिवेशंस नहीं करते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, उसकी थ्योरी आप कैसे लिखोगे। सपोज ए पोटेंशियल डिफरेंस V is applied across a conductor of length L of uniform cross section area A. Suppose a potential difference V is applied across a conductor of length L and uniform cross section area A. Then electric field set up inside the conductor. That electric field E is equal to V by L. ये भी सेकंड चैप्टर में पढ़ाया है हमने आपको रिलेशन। dE is equal to dV by dr। हम E is equal to V by L यूज कर सकते हैं। कैपेसिटर्स जब पढ़ाया है तो उसमें हम V upon D यूज करते हैं। तो ये L डिस्टेंस होती है या लेंथ होती है, जिस फिगर में जहां पे हम जिस थ्योरी में जैसी लेंथ ले रहे हैं वैसे यूज कर लेंगे। तो E is equal to V by L। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है और किस पे लेंथ डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, जितना पोटेंशियल ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब आगे की थोड़ी बात करते हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर इज n। लेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर इज l एंड वॉल्यूम हम कितना निकालेंगे। तो पहले हमने क्या लिया कि n टोटल नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एरिया कितना था a था और लेंथ कितनी थी l की। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ l ऑफ द कंडक्टर इज कितने हो गए, n को हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हाँ ये n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। स्मॉल n इज ए नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्टर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों चीज बोलते हैं उसको। तो ये जो n है, लेट n इज ए नंबर डेंसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जितना वॉल्यूम हम ले रहे हैं, तो हम कितना वॉल्यूम ले रहे हैं, L लेंथ ले रहे हैं, इसका एरिया A ले रहे हैं, तो वॉल्यूम कितना हो गया A into L। हमने कितना वॉल्यूम लिया, हमने लिया A into L। स्मॉल n इज ए नंबर डेंसिटी, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ L ऑफ द कंडक्टर इज n into A into L। अब हमें क्या निकालना है, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएगा। जितना वायर हमने लिया है, वायर सपोज को 50 मीटर था, हम उसको केवल 1 मीटर यूज कर रहे हैं, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस 1 मीटर में चाहिए जो हमने सर्किट के बीच में लगाया है, ना कि टोटल जो लेंथ इनिशियली थी वो चाहिए। अब टोटल चार्ज कितना जा रहा होगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं तो टोटल चार्ज भी चेंज हो रहा होगा। बिकॉज चार्ज क्या है, चार्ज जो है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चार्ज की डेफिनेशन आपको पता होगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं टोटल चार्ज। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इंटू a इंटू l ये हो गया। और एक चार्ज पे, एक इलेक्ट्रॉन्स पे कितनी वैल्यू चार्ज है, स्मॉल e चार्ज है। 1 इलेक्ट्रॉन पे स्मॉल e चार्ज है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इंटू a इंटू l है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, q इज इक्वल टू e इंटू n इंटू a इंटू l। टोटल चार्ज हो गया e इंटू n इंटू a इंटू l। अब बच्चों हमारे पास चार्ज आ गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। हमें क्या निकालना है, अब हमको टाइम निकालना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वो कितने टाइम में फ्लो करके एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहे हैं। तो टाइम टेकन फॉर द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हम लोग जूनियर क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, जितनी उसकी लेंथ थी। लेंथ कितनी है, l लेंथ है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ। वेलोसिटी किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है इसकी, vd है। तो टाइम t इज इक्वल टू हो गया l अपॉन vd हो गया। ठीक है, अब हमारे पास टाइम निकल आया। हमें फाइनली चाहिए क्या था, हमें रिलेशन चाहिए था करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आ गई बट अभी करंट नहीं आई। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू Q बाई T होता है। टोटल चार्ज हम निकाल चुके हैं, टाइम भी निकाल चुके हैं। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। चार्ज आया NEAL, टाइम आया L अपॉन VD। बच्चों यहाँ से आ गया हमारे पास I इज इक्वल टू NEAVD। ये जो डेरिवेशन है
3 मार्क्स में आपका ये पार्ट एक पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वेलोसिटी, आप स्टार्टिंग कितना शुरू करोगे और यहाँ पर आगे चेंज कर देंगे I = NE/dt। अब हमने पहले के वीडियोस में आपको करंट डेंसिटी भी पढ़ाया है, तो अगर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले के वीडियोस पहले देख लीजिए। करंट डेंसिटी पढ़ाया था। करंट डेंसिटी जो था दैट इज J = I/A। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज बाय J से डिफाइन रिप्रेजेंट करते हो उसको, और डिफाइन करेंगे करंट पर यूनिट एरिया, तो J = I/A। इसकी वैल्यू पुट कर दी आपने, J = हो गया NE/VD। करंट डेंसिटी = NE/VD। अब बच्चों देखिए, आपको दूसरा डेरिवेशन क्या आ गया आपका, करंट डेंसिटी का क्वेश्चन आता है सीबीएसई में। राइट द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड नेट वेलोसिटी। तो करंट डेंसिटी जो है वो एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल n है दैट इज नंबर डेंसिटी है, E इलेक्ट्रॉन्स है, और जो Vd है वो क्या है, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। Vd क्या है, Vd जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है ये, और जो है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, इतने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, और जो है सीओ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये हो गया NE/VD। अब नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक चल रहा है और जो इसमें डेरिवेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, रिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। बच्चों क्या पूछा जा रहा है कुछ एग्जाम में आपसे, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर आ रहा है कि डिड्यूस ओम्स लॉ, मीन्स ओम्स लॉ को प्रूफ करना है। ये तो रिलेशन कब था, जब मैं करंट डेंसिटी और करंट में रिलेशन चाहिए था, लेकिन इसको भी हम इसी बेसिस पे ही प्रूव करते हैं। तो इसकी थ्योरी समझ लीजिए बच्चों, हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें थ्योरी में क्या लिखेंगे, कंसीडर m इज ए मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड एक्सीलरेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज a, देन यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ F = m into a। When electric field E is applied, then electrostatic force exerted on the wire on the electrons, that electrostatic force is E into capital E। Q into E भी कर सकते हो आप, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए हमने क्या किया, स्मॉल e into कैपिटल E किया। A की वैल्यू निकाली, स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m। तो ध्यान रखिएगा दिस इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 डाल दिया, छोड़ दिया हमने, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सपोज बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड, बिफोर द बैटरी इज कनेक्टेड, या बिफोर कनेक्शन ऑफ बैटरी, इलेक्ट्रॉन्स आर एट रेस्ट। कोई वायर हम ले लें, उसमें करंट फ्लो नहीं करती है ना, जब तक हम उसमें सर्किट में इसको ना जोड़ें। करंट फ्लो नहीं कर रही थी, उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। जब हम करंट जो सप्लाई करते, जब हम बैटरी जोड़ते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, उसकी स्पीड Vd हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी Vd के बराबर होगी। टाइम हमने यहाँ पे टाउ लिया है, टाउ इज नॉट टॉर्क, दिस इज टाइम, एवरेज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स। तो Vd = क्या हो गया, 0 + a टाउ हो गया, और Vd = a टाउ हो गया। दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइन कर लीजिए 1 और 2 को, तो क्या आ गया, Vd = हो गया E into कैपिटल E टाउ अपॉन m। Vd = E टाउ अपॉन m। अब हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है बच्चों, तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था E = V/L। तो पहले क्या लिया था, E = V/L लिया था, तो V/L हमने यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास E टाउ V/L अपॉन m, दैट इज Vd = E into टाउ into कैपिटल V अपॉन ml। तो रिलेशन आया हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल का रिलेशन आया। ध्यान रखना है, इसको कैपिटल V नहीं करना, इसको स्मॉल v नहीं करना है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और ये यहाँ पे पोटेंशियल है, E टाउ V अपॉन m into L। अब हमको क्या चाहिए था, ओम्स लॉ जो है वो क्या कहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। V अपॉन I इज कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, और ये V अपॉन I कब कांस्टेंट होगा, जब फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होगी। तो हमने यहाँ पे जो है करंट वाला रिलेशन यूज किया यूजिंग इक्वेशन A। इक्वेशन क्या थी, I = NE VD, VD की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, तो I = NE कैपिटल A, VD की वैल्यू लगा दी E टाउ V/ml। अब सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, n into E² टाउ V into A। क्यों भी लिया, ये V है ये A है, हमारे पास कैंसिल कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे ml हो गया। तो रिलेशन आ गया I = NE² टाउ VA अपॉन ml।
इसमें हमें बी अपॉन आई को एक साइड रखना है, तो बी यहाँ पे था, आई को इधर नीचे कर दिया, तो ये एम एल इधर चला जाएगा। देन बी अपॉन आई इक्वल टू क्या आ गया, एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ। तो बच्चों ये देखिए हमारे पास जो रिलेशन आया वो क्या आ गया, बी अपॉन आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। ये रिलेशन आ गया हमारे पास। इसको हमने केवल इस साइड डिसाइड किया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ है, कोई एक्स्ट्रा टर्म्स नहीं जोड़े, सिर्फ बी अपॉन आई को एक साइड कर लिया और रिमेनिंग टर्म्स को हमने एक साइड कर लिया। अब देखिए हम कहते हैं फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट, कीपिंग फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट। एम इज मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन विच इज कांस्टेंट, एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, हम वायर को चेंज नहीं कर रहे हैं तो इसकी लेंथ भी चेंज नहीं हो रही है। एन नंबर डेंसिटी दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जब तक हम वायर की लेंथ या वायर का जो डायमीटर है वो चेंज नहीं करेंगे उसकी जो नंबर डेंसिटी है वो भी चेंज नहीं हो रही है। ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट रहता है। टाउ टाइम, एवरेज टाइम लिया है तो ये कांस्टेंट है जब तक हम उसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो टाउ चेंज हो जाएगा। और ये क्या हो गया हमारे पास, एरिया हो गया, तो एरिया भी चेंज नहीं कर रहा हो, तो ऑल टर्म्स आर कांस्टेंट। हम इसको इक्वेशन 3 डाल देते हैं और ये लिख देते हैं बी अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। अगर हम फिजिकल कंडीशंस नहीं बदल रहे हैं तो ये सारे टर्म्स जो होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, और अगर कांस्टेंट रहेंगे तो हम इसको एज इक्वल टू रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, जो कि क्या कहलाता है, ओम्स लॉ कहलाता है। ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ बी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, है ना, वेयर आर इज रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो बच्चों ये रेजिस्टेंस देख लिया, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और हमने कहा था नेचर और टेम्परेचर। तो नेचर चेंज करेंगे तो नंबर डेंसिटी चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर चेंज करोगे तो टाउ चेंज हो जाएगा। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए, लेकिन कंडक्टर में बढ़ता है, वो हम आगे वाले वीडियोज में पढ़ाएंगे आपको कि कंडक्टर्स के लिए क्या फर्क पड़ता है और रजिस्टर उसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या फर्क पड़ता है, और इंसुलेटर के लिए क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे ओम्स लॉ प्रूफ हो गया कि आर जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, एरिया पे डिपेंड कर रहा था, नेचर पे डिपेंड कर रहा था, एंड टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब टाउ और एन का जो चेंजेस है वो अलग अलग होता है, सेमीकंडक्टर्स में अलग होता है, कंडक्टर्स में अलग होता है, वो इफेक्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ाएंगे। तो ये डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ हो गया बच्चों आपको कि वी अपॉन आई या आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इनटू ए। अभी एक चीज और आएगी बच्चों, इसी के साथ साथ कभी कभी पूछा जाता है हमारे पास, ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रेजिस्टिविटी तो हम इसी की बात यूज करते हैं, यूजिंग रिलेशन आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये क्वेश्चन आपको पता है, हमने पहले के वीडियो में पढ़ाया है रेजिस्टिविटी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है, रो की वैल्यू लगानी है, तो आर की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो आर इक्वल टू क्या हो गया, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इनटू ए इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए बच्चों देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, एल कैंसिल आउट हो गया, फिर रो इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये रिलेशन है, इस साल भी सीबीएसई एग्जाम में आया था, और वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो रेजिस्टेंस पूछा जाता है या तो फिर रेजिस्टिविटी का रिलेशन पूछा जाता है कि ड्राइव द रिलेशन रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, रिलैक्सेशन टाइम आया, टाउ इज एवरेज टाइम व्हिच इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। ये देखो एल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों टर्म्स नहीं है, therefore resistivity of a given material is constant if we are not changing the material of the wire or temperature of the wire। रेजिस्टिविटी जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी, नेचर पे और टेम्परेचर पे, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। वो यहाँ से प्रूफ होता है कि रेजिस्टिविटी जो है वो उसकी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ ये पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि जो रेजिस्टिविटी है, कोई वायर्स की हमने लेंथ बढ़ा दी या वायर की लेंथ घटा दी तो उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई चेंजेस होगा कि नहीं होगा, या किस फैक्टर्स पे रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है, किस फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं कर रही है। बच्चों थैंक यू वेरी मच।